नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम हरीश है। तो चलिए अब यह कहानी हरीश जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम हरीश है और मैं गुजरात के अहमदाबाद शहर का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो कहानी लेकर आया हूं वो कोई सुनी सुनाई या मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का वो सबसे भयानक और स्याह पन्ना है जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूं। ये वो वाकया है जिसने मुझे ये यकीन दिला दिया कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका कोई लॉजिक या साइंस नहीं होता, वो बस होती हैं। और जब वो होती हैं तो आपकी हंसती खेलती जिंदगी को एक पल में जहन्नुम बना देती हैं। ये बात आज से करीब 10 से 12 साल पहले की होगी। उस वक्त मैं अहमदाबाद के ओढ़व इलाके में मौजूद एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता था। हमारा काम पास की ही एक बड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर फिलिंग प्लांट से जुड़ा हुआ था। हम लोग वहां से ऑक्सीजन के भरे हुए सिलेंडर उठाते और गुजरात के अलग अलग शहरों, फैक्ट्रियों और अस्पतालों तक पहुंचाते थे और फिर वहां से खाली सिलेंडर वापस प्लांट तक लाते थे। यही मेरा रोज का काम था। मेरी दुनिया मेरे ट्रक के केबिन और इन सड़कों तक ही सीमित थी। कंपनी में हम करीब 15 से 20 ड्राइवर थे। सब एक परिवार की तरह रहते थे। दुख सुख सब साथ में बांटते थे। उन्हीं में एक ड्राइवर था रमेश। उम्र में मुझसे 2-4 साल छोटा ही था, पर बहुत जिंदा दिल और मेहनती लड़का था। हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसकी तस्वीरें वो अक्सर हमें दिखाता और कहता, हरीश भाई, इसको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा अफसर बनाऊंगा कि दुनिया देखेगी। हम सब उसके सपनों को सुनकर मुस्कुराते थे, ये जाने बिना कि उसके सपने और उसकी जिंदगी दोनों ही बहुत छोटे थे। उस दौर में प्लांट में बहुत से मजदूर भी काम करते थे जो बिहार और यूपी से अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ 2 पैसे कमाने आए थे। उनका काम सिलेंडरों की लोडिंग अनलोडिंग का था। वो अक्सर हमारे ही ट्रकों में बैठकर एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक जाते थे। एक दिन की बात है, रमेश को भावनगर की एक शिप ब्रेकिंग यार्ड, जहाज तोड़ने की फैक्ट्री तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम मिला। उसके ट्रक में 5 मजदूर भी साथ जा रहे थे। वो लोग सुबह करीब 10 बजे के आसपास प्लांट से निकले थे और शाम को उन्हें खाली सिलेंडर लेकर वापस लौटना था। हम सब ने उसे चाय के ढाबे पर हाथ हिलाकर विदा किया था। ये हमारी उससे आखिरी मुलाकात थी। ये बात न वो जानता था और न हम। पूरा दिन गुजर गया। हम सब अपने अपने काम में लगे रहे, लेकिन जब देर रात तक रमेश वापस नहीं लौटा तो सबको थोड़ी चिंता होने लगी। उसका फोन भी बंद आ रहा था। मालिक ने भी 2-4 बार फोन मिलाया पर कोई जवाब नहीं मिला। हम सब ये सोचकर मन को तसल्ली दे रहे थे कि शायद कहीं रास्ते में टायर पंचर हो गया होगा या किसी ढाबे पर सो गया होगा, सुबह तक आ जाएगा। लेकिन वो सुबह कभी नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह पुलिस स्टेशन से कंपनी में एक फोन आया और उस एक फोन ने हम सब की दुनिया उजाड़ दी। खबर मिली कि अहमदाबाद भावनगर हाईवे पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। सड़क के किनारे खड़े एक बड़े से ट्रेलर में रमेश का ट्रक पीछे से जा घुसा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से कबाड़ बन गया था। लेकिन जो सबसे भयानक बात थी वो ट्रक के पिछले हिस्से में हुई थी। हुआ ये था कि उन मजदूरों ने खाली सिलेंडरों को एक के ऊपर एक रखकर सोने के लिए एक जुगाड़ की चारपाई बना ली थी। जब ट्रक ट्रेलर से टकराया तो झटके से वो सारे के सारे भारी ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी जगह से लुढ़क गए और उन सो रहे मजदूरों के ऊपर एक रोलर की तरह फिर गए। वो बेचारे नींद में ही मौत की गहरी नींद में सो गए। उनकी लाशें सिलेंडरों और लोहे के बीच इस तरह फंस गई थीं कि उन्हें निकालना भी मुश्किल हो गया था। उस हादसे में रमेश और उन 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये खबर सुनते ही हम सब पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। रमेश का हंसता हुआ चेहरा, उसकी बेटी की बातें, सब आंखों के सामने घूमने लगा। कंपनी में कई दिनों तक मातम पसरा रहा। उस कबाड़ बन चुके ट्रक को कई दिनों बाद क्रेन की मदद से खाई से निकालकर कंपनी के यार्ड के एक कोने में लाकर पटक दिया गया। वो ट्रक अब सिर्फ लोहे का ढेर नहीं था, वो 6 जिंदगियों की एक कब्रगाह बन चुका था। हम सब ड्राइवर जब भी उस ट्रक के पास से गुजरते तो एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती थी। ऐसा लगता था जैसे उस ट्रक से आज भी उन मरे हुए लोगों की चीखें निकल रही हों।
समय बीतता गया। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने की कोशिश करने लगी। करीब 5-6 महीने बाद कंपनी के मालिक, जो इन सब बातों को वहम मानते थे, उन्होंने इंश्योरेंस के पैसों से उस मनहूस ट्रक को फिर से बनवाने का फैसला किया। हम सब ने उन्हें बहुत समझाया कि मालिक, इस गाड़ी से दूर ही रहो, ये मनहूस है, पर वो नहीं माने। उनका कहना था कि ट्रक लोहे का होता है, मनहूसियत इंसानों के दिमाग में होती है। ट्रक को शहर के सबसे अच्छे गैराज में भेजा गया। महीनों तक उस पर काम चला। उसका एक एक पुर्जा बदला गया। नया केबिन, नया इंजन, नया पेंट। जब वो ट्रक वापस आया तो कोई उसे पहचान ही नहीं सकता था। वो एकदम नया नवेला लग रहा था। उसे यार्ड में बाकी ट्रकों के साथ खड़ा कर दिया गया। लेकिन हम पुराने ड्राइवर जानते थे कि सिर्फ बाहर का रंग रोगन बदलने से अंदर बसी हुई आत्मा नहीं बदलती। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां से मेरी बर्बादी की शुरुआत हुई। हुआ यूं कि मेरा जो अपना ट्रक था, जिसे मैं सालों से चला रहा था, उसके गियरबॉक्स में कोई बड़ी खराबी आ गई। मैकेनिक ने कहा कि इसे ठीक होने में कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे और सामान बाहर से मंगवाना पड़ेगा। अब मेरे लिए यह बहुत बड़ी टेंशन की बात थी। बिना काम के घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था कि एक दिन मैनेजर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और कहा, हरीश, एक बहुत जरूरी कंसाइनमेंट है, सूरत भेजना है। पार्टी बहुत बड़ी है, मना नहीं कर सकते। तेरा ट्रक तो अभी खड़ा है, तो तू ऐसा कर, वो जो रमेश वाला ट्रक हमने ठीक करवाया है उसे ले जा। गाड़ी एकदम नई जैसी हो गई है। उनका इतना कहना था कि मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने कांपते हुए कहा, नहीं साहब, वो ट्रक नहीं, मुझसे कोई और काम करवा लो, पर उस ट्रक पर मैं नहीं बैठूंगा। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे। हरीश, तू तो पुराना और समझदार ड्राइवर है, तू भी नए लड़कों की तरह वहम करने लगा। अरे कुछ नहीं होता, लोहा है, चलेगा तो पैसा देगा। देख, मना मत कर, मालिक नाराज होंगे, और इस ट्रिप का भाड़ा भी अच्छा है। मैं दुविधा में पड़ गया। एक तरफ मेरा डर था और दूसरी तरफ नौकरी और घर की जरूरत। मैंने बहुत सोचा, मन को बहुत समझाया कि शायद मालिक सही कह रहे हैं, ये मेरा वहम ही होगा। आखिर बाल बच्चे पालने थे। मैंने भारी मन से और ना चाहते हुए भी उस सफर के लिए हाँ कर दी। मुझे क्या पता था कि मैं किसी कंसाइनमेंट के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे लंबे और सबसे खौफनाक सफर के लिए हाँ बोल रहा था। उस दिन जब मैंने घर आकर अपनी पत्नी को बताया तो उसका चेहरा भी उतर गया। उसने कहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप मत जाओ उस गाड़ी को लेकर। लेकिन मैंने उसे भी मैनेजर वाली दलीलें देकर चुप करा दिया। अगली सुबह मुझे उस ट्रक को लेकर सूरत के लिए निकलना था। मैं रात भर सो नहीं पाया। बार बार रमेश का चेहरा और उस एक्सीडेंट का मंजर मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मेरे अंदर एक आवाज बार बार कह रही थी, हरीश मत जा। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले उस आवाज को दबाता रहा। मैं उस आने वाले तूफान से बिल्कुल अनजान था जो मेरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने ना चाहते हुए भी उस मनहूस ट्रक को सूरत ले जाने के लिए हाँ कर दी थी। अगली सुबह जब मैं कंपनी के यार्ड में पहुंचा तो वो ट्रक शैतान की तरह मुस्कुराता हुआ मेरे सामने खड़ा था। उसका नया नवेला नीला रंग सुबह की रोशनी में चमक रहा था, जैसे वो अपनी हकीकत को इस झूठे नकाब के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा हो। मेरा मन तो किया कि गाड़ी की चाबी वहीं मैनेजर के मुंह पर फेंक कर वापस घर चला जाऊं, लेकिन पेट की आग और परिवार की जिम्मेदारियों ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और ट्रक का दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ नया था। नई सीट कवर, डैशबोर्ड पर नई पॉलिश, एक अजीब सी नई गाड़ी वाली महक फैली हुई थी। मैंने मन को समझाया, हरीश, ये बस लोहा है, नया है, इसमें अब कुछ पुराना नहीं बचा। मैंने हनुमान जी की एक छोटी सी तस्वीर डैशबोर्ड पर चिपकाई और अपनी पानी की बोतल सीट के बगल में रखी। फिर मैंने ट्रक का बोनट खोलकर इंजन को चेक किया, टायर देखे, हर वो चीज जांची जो एक ड्राइवर सफर पर निकलने से पहले जांचता है। सब कुछ परफेक्ट था। कोई भी देखकर कह ही नहीं सकता था कि कुछ महीने पहले ये ट्रक मौत का एक कबाड़खाना था। सारा सामान यानी ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर ट्रक में पहले से ही लोड किए हुए थे। मुझे बस गाड़ी लेकर निकलना था। मैंने चाबी घुमाई और इंजन एक ही बार में स्टार्ट हो गया। उसकी आवाज भी बिल्कुल नई और दमदार थी। एक पल के लिए मेरे मन का डर थोड़ा कम हुआ। मुझे लगा कि शायद मैं और बाकी ड्राइवर भाई खामखां ही इस गाड़ी से डर रहे थे। यही सोचते हुए मैंने क्लच दबाया, गियर डाला और उस मनहूस ट्रक को लेकर कंपनी के गेट से बाहर निकल गया। सफर शुरू हो चुका था।
अहमदाबाद शहर के ट्रैफिक को पार करके जब मैं हाईवे पर चढ़ा तो मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। शुरू के 3-4 घंटे तो सफर बिल्कुल आराम से कटा। ट्रक मक्खन की तरह सड़क पर दौड़ रहा था और मेरे मन में जो डर का कोहरा छाया हुआ था वो भी धीरे धीरे छौंकने लगा था। मैं सोचने लगा कि मैनेजर साहब सही ही कह रहे थे, ये सब मेरे मन का वहम ही है। मैं खिड़की से आती ठंडी हवा का मजा लेते हुए किशोर कुमार के पुराने गाने गुनगुनाने लगा। शाम ढलने लगी थी और सूरत अभी भी काफी दूर था। मुझे भूख भी लगने लगी थी। मैंने सोचा कि किसी अच्छे से ढाबे पर रुककर पेट पूजा कर ली जाए। हाईवे पर कुछ दूर आगे जाकर मुझे एक जाना पहचाना ढाबा नजर आया। हम ड्राइवर अक्सर वहीं रुकते थे। मैंने ट्रक को ढाबे के सामने पार्किंग में लगा दिया, जहां 2-4 और ट्रक पहले से ही खड़े थे। ट्रक को लॉक करके मैं ढाबे के अंदर चला गया। हाथ मुंह धोकर मैंने खाने का ऑर्डर दिया और एक चारपाई पर बैठकर अपनी कमर सीधी करने लगा। ढाबे पर वही रोज वाला माहौल था। खाना बन रहा था, लोग बातें कर रहे थे, टीवी पर कोई पुरानी फिल्म चल रही थी। मैं भी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। करीब 20-25 मिनट बाद जब मैं खाना खा रहा था तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज मेरे ट्रक की तरफ से ही आई थी। वो ऐसी आवाज थी जैसे ट्रक के पिछले हिस्से में रखा कोई भारी सिलेंडर अपनी जगह से हिलकर नीचे गिरा हो। मैंने चौंक कर उस तरफ देखा। मेरा ट्रक वैसे का वैसा ही खड़ा था। मैंने सोचा हो सकता है पार्किंग में किसी और ट्रक से आवाज आई हो। यही सोचकर मैंने ध्यान नहीं दिया और अपना खाना खाने लगा। लेकिन मुश्किल से 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि फिर से वही आवाज आई, इस बार और भी ज्यादा साफ और जोर से। अब मेरा दिल धड़क उठा। ये नामुमकिन था। ट्रक बंद खड़ा था तो उसके अंदर रखे सिलेंडर अपने आप कैसे गिर सकते हैं? वो इतने भारी होते हैं कि उन्हें हिलाने के लिए भी 2-3 लोगों की जरूरत पड़ती है। मेरे हाथ का निवाला हाथ में ही रह गया। मेरे अंदर का डर जो कुछ देर के लिए सो गया था वो अब फिर से जाग गया था। मैं जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करके उठा, पैसे दिए और लगभग दौड़ते हुए अपने ट्रक की तरफ गया। मेरे दिल में हजारों बुरे ख्याल आ रहे थे। कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया, या फिर ये कुछ और ही है। मैंने कांपते हुए हाथों से ट्रक के पिछले हिस्से का तिरपाल हटाया। अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। सारे के सारे सिलेंडर अपनी जगह पर ठीक वैसे ही रखे हुए थे जैसे लोड किए गए थे। एक भी सिलेंडर अपनी जगह से हिला तक नहीं था। तो फिर वो आवाज कैसी थी? मैंने खुद को कोसा। हरीश, तू पागल होता जा रहा है। जरूर किसी और ट्रक से आवाज आई होगी और तू अपने ट्रक पर शक कर रहा है। मैंने तिरपाल वापस ठीक किया और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। मैंने केबिन का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उस नई गाड़ी वाली महक में अब मुझे एक और अजीब सी गंध महसूस हुई। एक बहुत ही हल्की सी दबी हुई सी गंध, जैसे कहीं लोहे पर जंग लगने के बाद जब उस पर पानी पड़ता है तो जैसी गंध आती है वैसी ही, और उसमें हल्की सी खून जैसी महक भी मिली हुई थी। मैंने सोचा शायद बाहर किसी जानवर के मरने की वजह से ये बदबू आ रही होगी। मैंने शीशे ऊपर चढ़ा लिए और ट्रक स्टार्ट करके वापस हाईवे पर आ गया। रात अब काफी गहरी हो चुकी थी। सड़कें सुनसान होने लगी थी। मैंने ढाबे वाले वहम को अपने दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। मैं अब पूरी तरह से सतर्क होकर गाड़ी चला रहा था। मेरा ध्यान सड़क से ज्यादा केबिन के अंदर की आवाजों पर था। अभी मैं करीब 1-1.5 घंटा ही आगे बढ़ा हूंगा कि अचानक मुझे एक बहुत ही धीमी और महीन सी आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जैसे कोई चाबी से चलने वाले खिलौने की चाबी खत्म हो रही हो। एक म्यूजिक बॉक्स की धीमी पड़ती हुई धुन सुनाई दी। वो आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया, क्योंकि वो धुन मुझे याद थी। रमेश ने अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा म्यूजिक वाला बंदर का खिलौना खरीदा था, जिसे वो हमेशा अपने ट्रक के डैशबोर्ड पर रखता था, और जब भी वो उसे चाबी भरता तो उसमें से ठीक यही धुन निकलती थी। लेकिन वो खिलौना तो उस एक्सीडेंट में ट्रक के साथ ही जलकर खाक हो गया था। तो फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? मैंने कांपते हुए अपनी नजर पूरे केबिन में घुमाई। डैशबोर्ड पर, सीट पर, नीचे, कहीं कुछ नहीं था। वो आवाज बस कुछ सेकंड के लिए आई और फिर बंद हो गई, लेकिन उसने मेरे अंदर खौफ का वो बीज बो दिया था जो अब बहुत जल्द एक बड़ा पेड़ बनने वाला था। मैं समझ गया था, वो आवाजें मेरा वहम नहीं थी। वो गंध किसी मरे हुए जानवर की नहीं थी। मैं उस ट्रक में अकेला नहीं था। रमेश की यादें, या शायद खुद रमेश, मेरे साथ ही सफर कर रहा था। और मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये सफर मुझे सूरत की तरफ नहीं
बल्कि किसी और ही मंजिल की तरफ ले जा रहा था। एक ऐसी मंजिल जहां से शायद कोई कभी वापस नहीं लौटता। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, रमेश की बेटी के उस खिलौने की धुन सुनने के बाद मेरे अंदर की सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं ये जान चुका था कि जिस चीज को मैं अपना वहम समझ रहा था वो वहम नहीं, बल्कि एक भयानक हकीकत थी जो मेरे साथ उसी केबिन में, उसी सीट पर सफर कर रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था और हाथ पैर इतने ठंडे पड़ गए थे कि जैसे उनमें खून की एक बूंद भी ना हो। मैं बस किसी रोबोट की तरह स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए ट्रक को आगे भगाए जा रहा था, बिना ये सोचे कि मैं कहां जा रहा हूं या मुझे कहां जाना है। मेरा पूरा ध्यान अब सड़क पर नहीं था। मेरी नजरें और मेरे कान केबिन के अंदर ही किसी अनहोनी की तलाश में थे। हर छोटी सी आवाज पर मेरा दिल उछलकर हलक में आ जाता। सड़क के किनारे लगे किसी पेड़ की परछाई भी केबिन में पड़ती तो मुझे लगता कि कोई मेरे बगल में आकर बैठ गया है। वो रात, वो सुनसान हाईवे और वो चलता हुआ लोहे का ताबूत। मैं अपनी जिंदगी में उस रात से ज्यादा बेबस और लाचार कभी महसूस नहीं हुआ था। मैं इसी खौफ में गाड़ी चलाता जा रहा था कि तभी मुझे केबिन के अंदर एक और बदलाव महसूस हुआ। गाड़ी के सारे शीशे बंद थे, लेकिन अचानक केबिन के अंदर की हवा एकदम से ठंडी होने लगी। और ये कोई मामूली ठंडक नहीं थी, ये चुभने वाली, हड्डियों तक को कंपा देने वाली ठंडक थी। कुछ ही सेकंड में केबिन इतना ठंडा हो गया जैसे मैं किसी कोल्ड स्टोरेज में गाड़ी चला रहा हूं। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मेरे मुंह से भाप निकलने लगी। मैंने घबराकर हीटर चलाने की कोशिश की, लेकिन उसने काम ही नहीं किया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उस ठंडक के साथ गाड़ी के अंदर की वो अजीब सी खून और झंग मिली हुई महक फिर से आने लगी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेज। वो गंध इतनी असहनीय थी कि मुझे लगा जैसे मैं उल्टी कर दूंगा। मैंने सांस रोकने की कोशिश की, लेकिन कहां तक रोकता। हर सांस के साथ वो मौत की महक मेरे फेफड़ों में भर रही थी। इसी बेचैनी में मैंने साइड वाले शीशे से बाहर देखने के लिए गर्दन घुमाई, और जैसे ही मेरी नजर साइड मिरर पर पड़ी, मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मिरर में मुझे अपनी सीट के बगल वाली पैसेंजर सीट का जो हिस्सा दिख रहा था, वहां मुझे एक चेहरा दिखाई दिया। एक अनजाना, मुरझाया हुआ सा चेहरा जो किसी मजदूर का लग रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो सीधे मुझे ही घूर रहा था। ये बस एक पल के लिए ही हुआ। जैसे ही मैंने घबराहट में अपनी नजरें उस आईने से हटाकर सीधे बगल वाली सीट पर देखा, वहां कोई नहीं था। सीट खाली पड़ी थी, लेकिन अब मैं जान चुका था, वो यही है, वो सब यही है, मेरे चारों तरफ। उस चेहरे को देखने के बाद मेरा दिमाग अब और काबू में नहीं रहा। मैंने सोचा, अब एक पल भी इस ट्रक के अंदर रुकना मौत को दावत देना है। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे ले जाकर रोकने का फैसला किया। मैं ट्रक से उतरकर इस सुनसान हाईवे पर पैदल ही निकल जाऊंगा, लेकिन इस चलते फिरते ताबूत में एक पल और नहीं बैठूंगा। मैंने जैसे ही ट्रक की रफ्तार धीमी की और उसे सड़क के किनारे उतारने लगा, तो उस बर्फीले केबिन में एक और भयानक घटना घटी। ठंड की वजह से ट्रक की खिड़कियों के शीशों पर अंदर की तरफ से हल्की हल्की भाप जम गई थी, और मेरी आंखों के सामने मेरे बगल वाली पैसेंजर सीट की खिड़की पर उस भाप के ऊपर एक छोटे से बच्चे का हाथ का पंजा छप गया। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा हाथ का निशान, जैसे किसी छोटी सी बच्ची ने अपना हाथ उस ठंडे शीशे पर जोर से दबा दिया हो। वो निशान धीरे धीरे उभरा और फिर बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। वो 5 छोटी छोटी उंगलियां और वो छोटी सी हथेली, वो रमेश की बेटी थी। वो यहीं मेरे बगल में बैठी थी। उस हाथ के निशान को देखते ही मेरे सब्र का, मेरी हिम्मत का, हर चीज का बांध टूट गया। मैं जोर से चीखा और मैंने ट्रक के ब्रेक पर पूरी ताकत से अपना पैर दे मारा। ट्रक एक जोरदार झटके और टायरों की चीख के साथ बीच हाईवे पर ही रुक गया। इंजन बंद हो गया और चारों तरफ एक भयानक मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। मैं पागलों की तरह दरवाजा खोलने के लिए हैंडल खींचने लगा। मुझे बस यहां से बाहर निकलना था, इस ट्रक से दूर भागना था, लेकिन दरवाजे का हैंडल टस से मस नहीं हुआ। मैंने दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश की, वो भी नहीं खुला, और तभी खट्ट की एक तेज और साफ आवाज के साथ ट्रक के सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम ने दोनों दरवाजों को अपने आप लॉक कर दिया। मैं अंदर था और वो सब भी अंदर ही थे, और अब दरवाजे बाहर से नहीं, अंदर से बंद हुए थे। मैं उस ट्रक में ड्राइवर नहीं, बल्कि एक कैदी बन चुका था। मैंने शीशे पर जोर जोर से हाथ पीटना शुरू कर दिया। बचाओ, कोई है, बचाओ!
लेकिन उस सुनसान अंधेरी रात में मेरी आवाज सुनने वाला कौन था? मैं उस लोहे के बक्से में बंद था और बाहर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। और अंदर अंदर मेरे साथ वो भटकती हुई आत्माएं थीं जिनका मकसद मैं अभी तक समझ नहीं पाया था। लेकिन एक बात मैं जान गया था, उन्होंने मुझे चुन लिया था और अब वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। दोस्तों, मैं उस चलते फिरते ताबूत में पूरी तरह से कैद हो चुका था। दरवाजे लॉक थे और बाहर की दुनिया से मेरा संपर्क टूट चुका था। मैं पागलों की तरह शीशों पर हाथ पीट रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन मेरी आवाज उस केबिन की दीवारों से टकराकर दम तोड़ रही थी। उस सुनसान हाईवे पर अंधेरे और सन्नाटे के सिवा और कुछ भी नहीं था। मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक दौड़ने लगी थी। ये वो ठंडक थी जो मौत के एहसास से पैदा होती है। मैं समझ गया था कि अब मेरा खेल खत्म होने वाला है। मैं थककर और हारकर सीट पर निढाल सा बैठ गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने बीवी बच्चों का चेहरा याद करने लगा। शायद जिंदगी के ये मेरे आखिरी पल थे। मैं इसी उधेड़बुन में था कि तभी केबिन में पसरे सन्नाटे को एक भयानक आवाज ने चीर दिया। जिस ट्रक का इंजन मैंने खुद बंद किया था, वो एक दिल दहला देने वाली घरघराहट के साथ अपने आप स्टार्ट हो गया। ये किसी नॉर्मल इंजन के स्टार्ट होने की आवाज नहीं थी दोस्तों। ये ऐसी आवाज थी जैसे कोई गहरी नींद में सोया हुआ दानव दर्द से कराहते हुए जाग गया हो। पूरा ट्रक बुरी तरह से कांपने लगा, जैसे वो इस अनदेखी ताकत के बोझ को सह नहीं पा रहा हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, ट्रक के गियर अपने आप बदलने लगे। खट खट की आवाज के साथ ट्रक ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मैं चीखा, नहीं, रोक दो इसे, तुम्हें भगवान का वास्ता है, रोक दो। लेकिन मेरी बात सुनने वाला कौन था? स्टीयरिंग व्हील मेरे सामने अपने आप घूमने लगा। ट्रक की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैं एक लाचार कैदी था जो अपनी ही गाड़ी में बैठा हुआ अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था। ट्रक अब हाईवे पर दौड़ रहा था और उसे चलाने वाला कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि वो भटकती हुई आत्माएं थीं जिनका मैं मकसद तक नहीं जानता था। मैं डर के मारे सीट से लगभग चिपक गया था। तभी केबिन के अंदर का तापमान फिर से तेजी से गिरने लगा और मेरे चारों ओर धुंध की तरह आकृतियां उभरने लगीं। वो आकृतियां धीरे धीरे साफ होती गईं और जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया वो शायद मुझे नरक में भी देखने को नहीं मिलेगा। मैंने देखा कि मेरे आर पार होते हुए ड्राइविंग सीट पर रमेश का भूतिया शरीर बैठा हुआ है। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन उसकी आंखें सामने सड़क पर नहीं, बल्कि एक अजीब सी वीरानी में खोई हुई थी। मेरे बगल वाली सीट पर और पीछे की तरफ उन पांचों मजदूरों की धुंधली परछाइयां बैठी हुई थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर और बेबसी थी। वो सब चुप थे, लेकिन उनकी खामोशी भी हजारों बातें कह रही थी। और फिर वो सब शुरू हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे समय पीछे चला गया हो। मैं अब उस रात में नहीं, बल्कि उस हादसे वाली शाम में पहुंच गया था। मैंने देखा कि वो सब आपस में हंस बोल रहे हैं। एक मजदूर अपनी जेब से निकालकर कुछ खा रहा है, तो दूसरा कोई भोजपुरी गाना गुनगुना रहा है। रमेश भी मुस्कुराते हुए उनसे कुछ कह रहा है। वो सब अपनी ही दुनिया में मग्न थे, आने वाले कल से बेखबर। अचानक रमेश के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसने घबराकर सामने देखा। बाकी के मजदूर भी चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। और फिर मैंने वो सुना, टायरों के जोर जोर से चीखने की आवाज, और उसके बाद उन सब की एक साथ निकली हुई दिल दहला देने वाली चीख, बचाओ। वो एक मिलीजुली चीख थी जिसमें डर था, दर्द था और मौत का खौफ था। उसी पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा ट्रक किसी बहुत भारी चीज से टकराया हो। एक भयानक धड़ाम की आवाज मेरे कानों में नहीं, मेरे दिमाग के अंदर हुई। मुझे साफ महसूस हुआ कि ट्रक पलट रहा है, शीशे टूटकर बिखर रहे हैं और पिछले हिस्से से ऑक्सीजन के भारी सिलेंडर लुढ़ककर उन बेबस मजदूरों को कुचल रहे हैं। उनकी आखिरी दबी हुई चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। मैं एक लाचार दर्शक की तरह अपनी ही सीट पर बैठा हुआ उन सबको बार बार मरते हुए देख रहा था। यह कोई फिल्म नहीं थी, ये एक भयानक हकीकत थी जो मेरे सामने, मेरे चारों तरफ घट रही थी। वो आत्माएं मुझे डराना नहीं चाहती थीं। वो तो खुद एक ऐसे दर्दनाक लूप में फंसी हुई थीं जहां उन्हें अपनी मौत को हर पल, हर लम्हा जीना पड़ रहा था। और आज मैं भी उनके उस दर्द का एक हिस्सा बन गया था। वो भयानक मंजर कुछ पलों तक चला और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो आकृतियां हवा में विलीन हो गईं, वो चीखें बंद हो गईं। केबिन में फिर से वही खौफनाक सन्नाटा पसर गया। लेकिन ट्रक अब भी उसी जानलेवा रफ्तार से
हाईवे पर दौड़े जा रहा था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे आंसू अपने आप बहे जा रहे थे। मैंने उन लोगों का दर्द महसूस किया था, उनकी लाचारी देखी थी। मेरा डर अब एक अजीब सी दया में बदल रहा था। तभी ड्राइविंग सीट पर जहां रमेश की आकृति थी, उस जगह हवा में एक हल्की सी हलचल हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो अब भी वहीं है। और फिर एक बहुत ही ठंडी और सपाट आवाज मेरे कानों में पड़ी। एक ऐसी आवाज जिसमें कोई भाव नहीं था। अब हमारी बारी है, मैंने घबरा कर पूछा। क्या क्या मतलब? तुम लोग क्या चाहते हो? इस बार कोई जवाब नहीं आया। बस स्टीयरिंग व्हील अपने आप बाईं तरफ घूमने लगा। ट्रक हाईवे को छोड़कर एक अनजान, अंधेरे और संकरे रास्ते की तरफ मुड़ गया। वो रास्ता किसी गांव या कस्बे की तरफ नहीं जा रहा था। वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ अंधेरे की तरफ जा रहा था। मैं समझ गया था, वो मुझे उस जगह ले जा रहे थे जहां उनकी मौत हुई थी। वो उस हादसे को फिर से जीना चाहते थे, और इस बार उस हादसे का 7वां शिकार मैं बनने वाला था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो मनहूस ट्रक हाईवे को छोड़कर एक अनजान, अंधेरे रास्ते पर मुड़ चुका था। मेरे कानों में रमेश की वो ठंडी और बेजान आवाज गूंज रही थी। अब हमारी बारी है। मैं समझ गया था कि ये रास्ता कहां जा रहा है। ये वही इलाका था, हाईवे का वही बदनाम हिस्सा, जहां कुछ महीने पहले रमेश और उन 5 बेबस मजदूरों की जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गई थी। वो आत्माएं मुझे वापस उसी जगह ले जा रही थी, अपनी मौत के मंजर को फिर से दोहराने के लिए। और इस बार उस कहानी का आखिरी किरदार मैं बनने वाला था। अब मेरे अंदर का डर एक अजीब सी सनक में बदल रहा था। मुझे उन आत्माओं से दया की भीख मांगने का कोई फायदा नहीं दिख रहा था। जो खुद इतने दर्द में हों, वो किसी और पर क्या रहम करेंगे। मुझे अब लड़ना था, अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। मुझे इस चलते फिरते ताबूत से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना था, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पागलों की तरह केबिन के अंदर नजरें घुमा रहा था। कोई भी चीज जिससे मैं अपनी मदद कर सकूं। तभी मेरी नजर अपनी जेब पर पड़ी, जिसमें मेरा मोबाइल फोन रखा हुआ था। एक उम्मीद की किरण जागी। मैं पुलिस को फोन नहीं कर सकता था। वो मेरी इस पागलपन भरी कहानी पर कभी यकीन नहीं करते। मुझे किसी ऐसे को फोन करना था जो इस ट्रक की हकीकत को जानता हो, जो मेरी बात पर यकीन कर सके। और वो एक ही इंसान था, कंपनी का मैनेजर शर्मा जी। उस बेकाबू हिलते हुए ट्रक में जेब से फोन निकालना भी एक पहाड़ तोड़ने जैसा काम था। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग को बस पकड़े रहने का नाटक किया, क्योंकि उसे कंट्रोल करना तो मेरे बस में था ही नहीं। दूसरे कांपते हुए हाथ से मैंने जैसे तैसे फोन निकाला। स्क्रीन पर नेटवर्क के सिग्नल देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने जल्दी से शर्मा जी का नंबर मिलाया। फोन की घंटी जा रही थी। हर घंटी मेरे दिल की धड़कन की तरह लग रही थी। दूसरी तरफ से फोन उठा। हाँ हरीश, बोल। सब ठीक है? शर्मा जी की आवाज में चिंता थी। मालिक, कुछ भी ठीक नहीं है, सब खत्म होने वाला है। मैं चीख पड़ा। ये ट्रक मुझे मार डालेगा। ये मुझे वापस उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर ले जा रहा है। मालिक, बचा लो मुझे। मेरी आवाज में जो दहशत थी, उसे शर्मा जी ने महसूस कर लिया। वो समझ गए कि मामला बहुत गंभीर है। उनकी आवाज भी अब कांप रही थी। हरीश, मेरी बात सुन। हिम्मत मत हार। मैं कुछ करता हूं। क्या करोगे आप? मैं लाचारी से हंसा। आप वहां बैठे हो और मैं यहां मौत के मुंह में हूं। आपको मुझे इस ट्रक पर भेजना ही नहीं चाहिए था। मेरी बात सुनकर शर्मा जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने जो कहा वो एक तरह का कबूलनामा था। उन्होंने कहा, हाँ हरीश, तू सही कह रहा है। मुझसे गलती हुई। मुझे पता था इस गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। रमेश के बाद जिस भी ड्राइवर ने इसे चलाया, उसने शिकायत की। किसी को आवाजें आती थीं तो किसी को लगता था कि कोई केबिन में बैठा है। मैंने सबको डांट कर भगा दिया। मुझे लगा सब वहम है, अफवाह फैला रहे हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरी जान खतरे में डाल दी। उनका कबूलनामा सुनकर मेरे अंदर का गुस्सा और बढ़ गया। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं था। मैंने कहा, मालिक, अब इन बातों से क्या होगा? मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं क्या करूं? शर्मा जी ने घबराई हुई आवाज में कहा, सुन हरीश, एक रास्ता है। पता नहीं काम करेगा या नहीं, पर कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। उसी हाईवे के पास जहां वो हादसा हुआ था, उससे करीब 20 किलोमीटर अंदर एक गांव है। उस गांव में एक बहुत पुराने तांत्रिक रहते हैं, भार्गव बाबा। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि वो इन चीजों के झाता हैं। मैं तुझे उनका नंबर भेज रहा हूं। तू उनसे बात कर, उन्हें अपनी हालत बता। शायद वही कोई रास्ता बता पाए।
इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया और कुछ ही सेकंड में मेरे मोबाइल पर एक नंबर का मैसेज आया। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। मैंने कांपते हुए हाथों से वो नंबर मिलाया। फोन की घंटी गई और दूसरी तरफ से एक बहुत ही भारी और शांत आवाज आई। जय माता दी। कौन? बाबा जी, मैं हरीश बोल रहा हूं। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, मैंने हकलाते हुए कहा। जानता हूं बेटा। उस आवाज में एक अजीब सी शांति थी। तुम्हारी गाड़ी की आवाज तुम्हारे बोलने से पहले ही यहां तक पहुंच गई है। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन्हें रोते रोते अपनी पूरी कहानी बताई। वो शांति से सब कुछ सुनते रहे। जब मैंने बात खत्म की तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम जिन शक्तियों के बीच में फंसे हो वो बहुत दर्द में हैं। वो उस लोहे के ढांचे से बंध गई हैं और अपनी मौत की जगह पर तुम्हें ले जाकर अपनी पीड़ा को फिर से जीना चाहती हैं। तुम उनसे लड़ नहीं सकते, लेकिन तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। कैसे बाबा जी? मैंने उम्मीद से पूछा। तुम्हारी गाड़ी में पानी की बोतल है? उन्होंने पूछा। हाँ है, मैंने जवाब दिया। तो सुनो, उन्होंने कहा, जैसे मैं कह रहा हूं ठीक वैसा ही करना। अपनी पानी की बोतल खोलो, थोड़ा सा पानी अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लो। अब अपनी आंखें बंद करो और मन में उस इंसान का चेहरा याद करो जिसे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बच्चा, कोई भी। और फिर पूरी श्रद्धा से 11 बार महाकाली का नाम लो। उसके बाद उस पानी से अपने चेहरे पर छींटे मारो और बाकी का पानी अपनी सीट के चारों ओर एक घेरा बनाते हुए छिड़क दो। इससे क्या होगा बाबा जी? मैंने पूछा। इससे वो आत्माएं खत्म नहीं होंगी, उन्होंने कहा, लेकिन मां काली के नाम का ये अभिमंत्रित जल तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगा। वो उस कवच के अंदर तुम्हें छू नहीं पाएंगी। वो ट्रक को तो चला सकती है, लेकिन तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा पर उनका बस नहीं चलेगा। बाकी का काम सुबह होने पर होगा। अभी के लिए जिंदा रहने के लिए ये करो। जल्दी करो बेटा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। ट्रक अब भी उसी जानलेवा रफ्तार से उस अंधेरे रास्ते पर दौड़ा जा रहा था। मुझे दूर से हाईवे की गाड़ियों की हल्की हल्की रोशनी दिखने लगी थी। मतलब मैं अपनी मौत के करीब पहुंच रहा था। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी पानी की बोतल खोली। दोस्तों, जैसा कि मैंने अंत में बताया, मैं अपनी मौत से बस कुछ ही पल दूर था। ट्रक उस अंधेरे रास्ते पर दौड़ा जा रहा था और मुझे दूर हाईवे की रोशनियां दिखने लगी थी, जहां मेरा अंत मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे पास बस एक ही रास्ता था, भार्गव बाबा का बताया हुआ उपाय। मेरे पास सोचने का या डरने का और वक्त नहीं था। मैंने कांपते हुए हाथों से पानी की बोतल का ढक्कन खोला। ट्रक बुरी तरह से हिल रहा था, जिससे बोतल का आधा पानी तो मेरे कपड़ों पर ही गिर गया। मैंने जैसे तैसे अपनी दाहिनी हथेली पर थोड़ा सा पानी लिया। बाबा के कहे अनुसार मैंने अपनी आंखें बंद की और उस मौत के मंजर के बीच मैंने अपनी छोटी सी बेटी के मुस्कुराते हुए चेहरे को याद करने की कोशिश की। उसका वो चेहरा जैसे ही मेरे जहन में आया, मेरे अंदर हिम्मत का एक कतरा कहीं से पैदा हो गया। मैंने अपनी सारी श्रद्धा और अपनी बची खुची सारी ताकत को अपनी आवाज में समेटकर मन ही मन में जोर से मां काली का नाम लेना शुरू किया। महाकाली, महाकाली, महाकाली। मैं 11 बार उनका नाम लेता गया। हर नाम के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में कोई अनदेखी ऊर्जा भर रही हो। जैसे ही 11वीं बार नाम पूरा हुआ, मैंने अपनी आंखें खोली और हथेली पर रखा वो पानी अपने चेहरे पर जोर से छिड़क लिया और फिर बोतल लेकर बचा हुआ पानी अपनी सीट के चारों ओर एक गोल घेरा बनाते हुए छिड़क दिया। जैसे ही पानी की आखिरी बूंद सीट पर गिरी, दोस्तों, वो हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे केबिन के अंदर से एक साथ कई आत्माओं की एक ऐसी दर्दनाक और गुस्से से भरी चीख निकली कि मुझे लगा मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। वो चीख ऐसी थी जैसे किसी ने खौलते हुए तेल में पानी की बूंदें डाल दी हों। केबिन के अंदर की वो बर्फीली ठंडक जो मेरे शरीर को जमा रही थी, वो मेरे चारों ओर से हट गई, जैसे मेरे आसपास उस पानी ने कोई आग की दीवार बना दी हो। खिड़की पर बना वो छोटी बच्ची का हाथ का निशान एक पल में भाप बनकर उड़ गया। मुझे एहसास हुआ कि बाबा का बताया हुआ उपाय काम कर गया था। मैंने अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया था, लेकिन वो आत्माएं अब पहले से 1000 गुना ज्यादा गुस्से में थीं। वो मुझे छू नहीं सकती थी, लेकिन वो उस ट्रक को तो चला ही सकती थी जिसमें मैं कैद था। ट्रक अब हाईवे पर पहुंच चुका था और हाईवे पर आते ही उसने रफ्तार पकड़ ली और ठीक उसी जगह की तरफ बढ़ने लगा जहां वो पुराना जंग खाया हुआ ट्रेलर खड़ा रहता था।
जहां रमेश का एक्सीडेंट हुआ था। मेरा सुरक्षा कवच मुझे उन आत्माओं से तो बचा सकता था, लेकिन ट्रक की टक्कर से नहीं। और फिर ट्रक उस जगह पहुंच गया। उसने उस मनहूस जगह पर पहुंचकर एक जोरदार ब्रेक लगाया। टायरों की चीख से पूरा हाईवे गूंज उठा और ट्रक उस खाई के ठीक किनारे पर आकर खड़ा हो गया जहां रमेश का ट्रक गिरा था। मैं कुछ देर तक सांस रोके बैठा रहा। मुझे लगा शायद अब सब खत्म हो गया, लेकिन मैं गलत था। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। अचानक पूरा ट्रक बुरी तरह से हिलने लगा, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे 10-20 लोग मिलकर ट्रक को बाहर से पकड़कर हिला रहे हों। केबिन के अंदर रखा मेरा सारा सामान, मेरी बोतल, मेरा बैग, सब हवा में उछलने लगा। ट्रक के शीशों पर दरारें पड़ने लगी, जैसे कोई उन पर बाहर से अदृश्य हथौड़े मार रहा हो। और फिर ट्रक के पिछले हिस्से से धड़ाम धड़ाम की दिल दहला देने वाली आवाजें आने लगी। वो ऑक्सीजन के भारी सिलेंडर थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्माएं उन भारी सिलेंडरों को उठाकर ट्रक की बॉडी पर पटक रही हों। वो इस पूरे ट्रक को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। मैं डर के मारे अपनी सीट के नीचे लगभग घुस गया था। मैं बस आंखें बंद करके जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। तभी मैंने हिम्मत करके सामने वाली खिड़की से बाहर झांका, और जो मैंने देखा वो मंजर अगर कोई और देखता तो शायद डर के मारे वहीं दम तोड़ देता। ट्रक के बाहर हवा में रमेश और उन 5 मजदूरों की भयानक आकृतियां तैर रही थीं। उनके चेहरे गुस्से और दर्द से बिगड़े हुए थे। उनकी आंखें अंधेरे गड्ढों की तरह थीं, जिनसे एक अजीब सी नफरत की आग निकल रही थी। वो सब के सब ट्रक की खिड़कियों पर बाहर से अपने हाथ पीट रहे थे, जैसे अंदर आने की कोशिश कर रहे हों। उनके हाथ शीशों के आर पार हो रहे थे, लेकिन जैसे ही वो मेरे बनाए हुए पानी के घेरे के पास पहुंचते, एक चिंगारी निकलती और उनके हाथ पीछे हट जाते। मैं एक कांच के बक्से में बंद था और वो बक्सा एक लोहे के बक्से के अंदर था, और उस लोहे के बक्से को बाहर से शैतान नोच रहे थे, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ट्रक अब खाई के किनारे पर खतरनाक तरीके से झुकने लगा था। मुझे पता था कि बस कुछ ही पल और ये ट्रक मुझे लेकर उस खाई में समा जाएगा। मेरी मौत निश्चित थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपने अंत का इंतजार करने लगा। तभी उस सारे शोर और कोहराम के बीच मुझे एक और चीज का एहसास हुआ। पूरब की दिशा में आसमान का रंग बदल रहा था। रात का कालापन अब हल्के नीले रंग में बदल रहा था। सुबह होने वाली थी, और जैसे ही आसमान में सूरज की पहली किरण फूटी और उसकी हल्की सी रोशनी मेरे ट्रक के ऊपर पड़ी, एक आखिरी बार उन सभी आत्माओं की एक मिलीजुली दर्द और निराशा से भरी हुई चीख पूरे हाईवे पर गूंजी, और फिर वो सब के सब किसी धुएं की तरह हवा में गायब हो गए। ट्रक का हिलना बंद हो गया। सिलेंडरों के पटकने की आवाजें बंद हो गईं। सब कुछ एक पल में शांत हो गया। मैं जिंदा था। ट्रक का आधा हिस्सा खाई के ऊपर हवा में लटका हुआ था, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने कांपते हुए बाहर देखा। सूरज निकल रहा था। रात खत्म हो चुकी थी, और उसके साथ वो भयानक ख्वाब भी। मैं कुछ देर तक बेसुध सा वहीं बैठा रहा। मेरे शरीर में हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। तभी मुझे दूर से एक सायरन की आवाज सुनाई देने लगी, जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। शायद किसी ने हाईवे पर इस तरह खड़े ट्रक को देखकर पुलिस को इत्तला कर दी थी। मदद आ रही थी। मैं बच गया था। दोस्तों, सूरज की वो पहली किरण मेरे लिए किसी नए जीवन की तरह थी। मैं जिंदा था, और उस पल के लिए यही सबसे बड़ी हकीकत थी। मेरे चारों ओर का वो भयानक कोहराम अब थम चुका था। पुलिस की गाड़ी का सायरन अब और भी पास आ रहा था, और कुछ ही मिनटों में पुलिस की एक जीप मेरे ट्रक के पास आकर रुकी। उसमें से 2 पुलिस वाले उतरे और मेरे ट्रक की हालत देखकर हैरान रह गए। ट्रक का आधा हिस्सा खाई के ऊपर झूल रहा था। शीशे टूटे हुए थे और बॉडी पर जगह जगह डेंट पड़े थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से पीटा हो। उन्होंने मुझे केबिन के अंदर बेसुध सी हालत में बैठे हुए देखा। एक कांस्टेबल ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। मैंने कांपते हुए हाथों से लॉक खोला। उन्होंने मुझे बाहर निकाला। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मेरे पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। उन्होंने मुझसे सवाल पूछना शुरू किया। ये सब कैसे हुआ? क्या कोई और गाड़ी टक्कर मारकर भाग गई? तुम ठीक तो हो? मैं उन्हें क्या जवाब देता? मैं उन्हें कैसे बताता कि मेरी लड़ाई किसी जिंदा इंसान से नहीं, बल्कि मरे हुए लोगों की आत्माओं से हुई है? मैंने बस इतना कहा कि मेरा कंट्रोल खो गया था और गाड़ी खाई में गिरते गिरते बची। वो शायद मेरी बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरी हालत देखकर उन्होंने ज्यादा सवाल जवाब करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और मुझे पास के एक छोटे से सरकारी अस्पताल में भेज दिया। अस्पताल में डॉक्टर ने मुझे चेक किया
और कहा कि मुझे कोई बड़ी चोट नहीं आई है, बस मैं गहरे सदमे में हूं। उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया और आराम करने को कहा। जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने सबसे पहले शर्मा जी, अपनी कंपनी के मैनेजर, को फोन किया। मेरी आवाज सुनकर उनकी जान में जान आई। मैंने उन्हें बताया कि मैं जिंदा हूं और अस्पताल में हूं। वो बोले, हरीश, तू जहां है वहीं रह, मैं अभी क्रेन और बाकी का इंतजाम करके वहीं पहुंच रहा हूं। उसके बाद मैंने उस नंबर पर फोन मिलाया जो शर्मा जी ने दिया था, भार्गव बाबा का। मैंने उन्हें फोन करके रोते हुए उनके पैर छू लिए। मैंने कहा, बाबा जी, आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूं, आपने मुझे बचा लिया। दूसरी तरफ से उनकी वही शांत और गंभीर आवाज आई, बेटा, बचाने वाली मां काली है, मैं तो बस एक झरिया हूं। वो आत्माएं अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगी, उन्हें उस जगह से मुक्ति मिल गई है। लेकिन एक बात याद रखना, उनका दर्द, उनकी पीड़ा अब भी उस लोहे के ढांचे तुम्हारे ट्रक से जुड़ी हुई है। वो ट्रक अब भी एक मनहूसियत का बर्तन है। तो अब क्या होगा बाबा जी? मैंने पूछा। उसे खत्म करना होगा, उन्होंने कहा। उसका एक एक पुर्जा अलग कर दो, उसे इस तरह नष्ट कर दो कि उसका नामो निशान न बचे। जब तक वो रहेगा, वो उस दर्दनाक हादसे की याद दिलाता रहेगा। यही सबके लिए ठीक है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। कुछ घंटों में शर्मा जी अस्पताल पहुंच गए। वो मुझे देखकर रो पड़े और मुझे गले लगा लिया। मैंने उन्हें बाबा जी की सारी बातें बताईं। शर्मा जी ने बिना एक पल सोचे फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस ट्रक को खत्म करना ही होगा। हम लोग वापस उस जगह पर पहुंचे। क्रेन ने बहुत ही सावधानी से मेरे ट्रक को खाई के किनारे से खींचकर सड़क पर खड़ा किया। शर्मा जी ने शहर से कुछ गैस कटर वाले मजदूरों को बुलवाया था। उन्होंने सबसे पहले ट्रक के अंदर से सारा फर्नीचर का सामान निकलवाकर दूसरे ट्रक में लोड करवाया और फिर उस हाईवे के किनारे जहां वो भयानक हादसा हुआ था, मेरे उस मनहूस ट्रक के आखिरी सफर की तैयारी शुरू हुई। शर्मा जी ने बाबा जी के कहे अनुसार एक छोटे से हवन का इंतजाम किया। पास के गांव के एक पंडित जी ने वहां पूजा पाठ किया ताकि उन सभी मृत आत्माओं को पूरी शांति मिल सके। और उस पूजा के बाद गैस कटर वाले मजदूरों ने अपना काम शुरू किया। मेरी आंखों के सामने वो उस ट्रक को काटने लगे। घर घर की आवाज के साथ वो लोहे को काट रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोहा नहीं, बल्कि किसी के दर्द को काट रहे हों। एक एक करके उसके टायर, उसका इंजन, उसका केबिन, सब कुछ अलग कर दिया गया। शाम होते होते वहां पर एक नए जैसे ट्रक की जगह सिर्फ लोहे का एक बदशक्ल ढेर पड़ा हुआ था। उस ढेर को एक दूसरे ट्रक में लादकर कबाड़ी की दुकान पर भेज दिया गया। उस दिन उस जगह से उस मनहूसियत का नामो निशान मिटा दिया गया। दोस्तों, उस घटना के बाद मैं वापस अहमदाबाद तो आ गया, लेकिन मैं अब वो पुराना हरीश नहीं रह गया था। मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब कभी हाईवे पर ट्रक नहीं चलाऊंगा। उस खौफ ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। शर्मा जी ने मुझे कंपनी के ऑफिस में ही स्टोर का काम दे दिया। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। मैं एक सामान्य जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन आज भी जब रात में कभी तेज हवा चलती है या कोई अनजानी आवाज आती है तो मेरा दिल कांप उठता है। मुझे आज भी वो बर्फीला केबिन, वो खून की महक और रमेश की बेटी के खिलौने की वो धीमी पड़ती हुई धुन याद आ जाती है। लोग कहते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होता। शायद वो सही कहते होंगे, लेकिन जो मैंने उस रात महसूस किया, जो देखा, वो क्या था? क्या वो मेरा वहम था? अगर वो वहम था तो क्या एक वहम में इतनी ताकत होती है कि वो एक 16 चक्के के ट्रक को अपने आप चला सके, उसके दरवाजे लॉक कर सके? मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि उस रात मैं मौत के बहुत करीब था और किसी अनदेखी शक्ति ने ही मुझे बचाया था। मैं बस उम्मीद करता हूं कि रमेश और उन बेबस मजदूरों को अब शांति मिल गई होगी और वो अपनी उस पीड़ा से आजाद हो गए होंगे। मैं अब उस हाईवे पर कभी नहीं जाता, लेकिन जब भी उस रास्ते के बारे में सोचता हूं तो मेरे मुंह से बस एक ही दुआ निकलती है, भगवान ऐसी भयानक मौत किसी को न दे। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। नमन राव भाई बक्सर से, भूपेन भाई असम गुवाहाटी से, पिंकी जी बंगलौर से, निमिषा जी मुंबई से, गोपाल शर्मा भाई राजस्थान चुरू से, फरीज खान भाई बुलाना से, दिवस भाई असम से, उमेश राय भाई शिमला हिमाचल प्रदेश से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, मोमिन खान भाई मेवाटी खुशपुरी से, जोगेंद्र भाई सिक्किम से, मोनू भाई दिल्ली से, राजेश यादव भाई दुबई से,
अमर कुमार राव भाई बक्सर बिहार से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, सुस्मिता यदुवंशी जी आजमगढ़ से, राहुल सिंह तंवर भाई भिवानी से, ज्योति प्रजापति जी कानपुर से, अंकित मौर्य भाई आजमगढ़ से, धीरज हजोंग भाई असम से, अली राजा भाई पाकिस्तान लाहौर से, मुस्कान जी हिमाचल से, जीशान भाई उत्तर प्रदेश से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, हरिओम कुमार भाई इंडिया से, जागा मेहर भाई असम संबालपुर से, बसंती गुरुंग जी मिजोरम से, मुकेश यादव भाई खतमना से, अनीश भाई बरेली फरीदापुर से, अमन ठाकुर भाई अलीगढ़ से, प्रकाश जाधव जी इंडिया से, विकास भाई इंडिया से, अंकु भाई पालमपुर से, विक्रम ठाकुर भाई रनिया से, नितिन मकवाना भाई नदित से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, फरीज अली खान भाई नेपाल से, सौरभ भट्ट भाई गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, अदीबा भाई अलीसापुर नागालैंड से, रेमो भाई ओडिशा से, अब्दुल रहमान भाई लाहौर पाकिस्तान से, किंगदीप सुब्बा भाई दार्जिलिंग से, गोविंदा कुमार जाटव भाई इंडिया से, निकुंज कुमार भाई मुजफ्फरनगर से, नर्मदा प्रसाद लोधी भाई मध्य प्रदेश से, अनीश कुमार राव भाई बक्सर से, रानू गिरी जी दुबई से, माहिरा दहिया जी हरियाणा से, सावन भाई बिहार मधेपुरा से, अमित पवार भाई बारामती महाराष्ट्र से, सचिन और कमलेश भाई उत्तराखंड गढ़वाल से, रंजन भाई गुजरात से, प्रणब डेमारी भाई असम से, अभिषेक शर्मा भाई कानपुर से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, पंकज दृष्टि और चंचल मयूर बिहार दिल्ली से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी, अशोक कुमार तिवारी, स्वरूपमा तिवारी, आरना तिवारी और शाश्वत तिवारी, लोहारी सिरसा प्रयागराज से, हैप्पी भाई भीलवाड़ा राजस्थान से, वरुण कुमार भाई झारखंड चाकुलिया से, हिरेन दास भाई गुवाहाटी से, राज भाई मध्य प्रदेश से, बाबू पथिर भाई असम से, राजू भाई मध्य प्रदेश से, अनीता शर्मा जी गुजरात अहमदाबाद से, ताजवली खान और मुस्तफ़ा खान भाई यूनाइटेड किंगडम से, आस्तिक पटेल भाई इंदौर मध्य प्रदेश से, सन्नी कुमार पासवान भाई खुशीनगर से, वसीम भाई कश्मीर से, अंद्रे भाई मिजोरम से, पंकज भाई गुवाहाटी से, चिंटू भाई कोलकाता वेस्ट बंगाल से, आमिर भाई दिल्ली से, पंकज कुमार भाई पटियाला पंजाब से, रंजीता सिंह जी गुवाहाटी से, मिहिर और भाव्या अहमदाबाद गुजरात से, रंजीत भाई आजमगढ़ से, शिवम त्रिपाठी भाई गोरखपुर से, लकी कुशवाहा भाई बदरवास से, मदन भाई नेपाल से, राजीव शर्मा भाई मध्य प्रदेश रेवा से, धीरज भाई असम गोलपद्दा से, फूलचंद भाई हाथरस से, नरपत राव भाई राजस्थान सोजात से, विजय नाथिल भाई मिजोरम से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, संतोष कुशवाहा भाई अहमदाबाद से, भूपेंद्र कुमार भाई इंडिया से, नदीम शेख भाई भावनगर से, किशवार एहतिशम भाई पाकिस्तान से, संजीव कुमार विश्वकर्मा भाई बनारस उत्तर प्रदेश से, खुशहाल चौहान भाई गुजरात से, बिस्वजीत भाई ओडिशा से, सोनू कुमार भाई बक्सर से, आलोक कुमार सिंह भाई दिल्ली से, काव्या, विनायक और तन्नू होशियारपुर पंजाब से, बिरजू भाई शाहजहांपुर से, दानिश भाई औरंगाबाद से, सुरेंद्र भाई दिल्ली से, मजीद भाई मालदीव से, गुफरान खान भाई उत्तर प्रदेश से, हुनैन अब्बास भाई उत्तर प्रदेश से, ओमर फारूक और मारिया फातिमा तेलंगाना से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान भीलवाड़ा से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।